सभी को नमस्कार। ग्रेड फेस्ट का भी पेपर हुआ और उसका जो पेपर हुए उन्होंने कहीं ना कहीं आप लोगों को ये डरा दिया कि सर क्या हमें इसको लेक्चर के लिए अब आगे से तैयारी करनी चाहिए और करें तो कैसे करें। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये कहूँगा कि आप सबकी मत सुनिए, एक बार अपनी खुद की सुनिए। आपने खूब सारे वीडियो देख लिए होंगे जिसमें अलग अलग स्ट्रेटजी बताई गई हैं कि आप ये किताब पढ़ लो, वो पढ़ लो। सब कोई धीमी गति से बोल के बता देगा, कोई तेज गति से बोल के बता देगा, कोई कह देगा ये बेटर है, कोई कह देगा ये बेटर है। हर व्यक्ति आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी बताता है। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं, आपने पेपर दिया, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर देने के बाद एनालिसिस किया कि मेरा ये पार्ट अच्छा नहीं हुआ और उस क्यों नहीं हुआ, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आई, मैं क्यों नहीं कर पाया, मेरे पास जो कंटेंट था वहां से क्या पेपर आया कि नहीं आया। यदि आपने सच में एनालिसिस किया है तो आपको किसी की स्ट्रेटजी सुनने की जरूरत नहीं है। आपको केवल जो आप में कमियां रही हैं उनमें तुरंत सुधार करने की आवश्यकता है कि सर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी। आप ये नहीं करोगे, आप कहोगे धीर सर आप बेस्ट से बेस्ट किताबें बता दो, मैं बता दूंगा, लेकिन इतना डरने की आवश्यकता ही नहीं है। आरपीसी में जो बदलाव इस बार हमें देखने को मिला वो क्यों हुआ, मैंने उसका एक लेटर शेयर किया था कि जो इसके मेंबर हैं केसरी सिंह जी, उन्होंने क्लियरली कहा कि हम जो भी पेपर बनाएंगे वो कोचिंग बेस्ड पेपर नहीं बनाएंगे। हम टेक्स्ट किताबों को चुनेंगे जो यूनिवर्सिटी लेवल पे चल रही हैं। हम जो भी वेबसाइट्स वगैरह हैं गवर्नमेंट्स की, वहां से हम करंट को उठाएंगे। हम यूपीएससी पैटर्न की ओर जाएंगे। उन्होंने इस बात को क्लियर बता दिया है। अब आपके दिल और दिमाग में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, सर मुझे ग्रेड फेस्ट क्यों करना चाहिए। आप सिलेबस उठाइए, पेपर उठाइए और देखिए कि क्या इस पेपर के हिसाब से आप सहज हैं, क्या वास्तव में इस पेपर के हिसाब से आप 40% प्लस नंबर ला सकते हैं। और अंदर से आवाज आती है कि सर मैंने ग्रेड फेस्ट को बहुत टाइम दिया है और यदि मैं इन कमियों को सुधार लेता हूं तो मैं 100% इस बार बेटर कर पाऊंगा। तो फिर आपको दूसरा रास्ता बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसी रास्ते पे चलिए, लेकिन चलने का तरीका बदलिए। मैं नहीं कहता कि दौड़िए मत दौड़िए, लेकिन उसमें जो तुम संकेत इस्तेमाल कर रहे हो वो लेवल के होने चाहिए। तुम्हें वो हर चीज जो लगता है कि हाँ बदलाव लाने की आवश्यकता, वो बदलिए, अन्यथा तो वो स्थितियां होंगी जो इस बार हुई हैं। तो पहला काम ये कीजिए, पाठ्यक्रम का एनालिसिस कीजिए, पेपर का एनालिसिस कीजिए। दोनों का विश्लेषण करने के बाद अपने अंदर से एक आवाज आएगी कि सर मेरे लिए ये परफेक्ट है, मैं इसको कर सकता हूं, यद्यपि जो गलतियां हुई उनको सुधारूंगा। और आप ये कहोगे कि सब लोग कह देंगे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। एक बात ईमानदारी से अपने आप से पूछना, यदि आप ग्रेड फेस्ट का पेपर देने गए, आप में से अधिकतर बच्चों के 40% नंबर नहीं आने का कारण ये नहीं था कि पेपर बहुत अच्छे लेवल का था, आप घबरा गए, आप पेपर को मैनेज नहीं कर पाए, आप पूरे प्रश्न पढ़ ही नहीं पाए, आप कुछ ऐसे प्रश्नों में उलझ गए जिन, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो शायद आपको आते हुए गलत हो गया, उनको आप कर ही नहीं पाए, मैथमेटिक्स के लिए आपको टाइम ही नहीं मिल पाया। ये सिचुएशन 70% से अधिक बच्चों के साथ हुई है। फिर आप कह रहे हैं कि सर बहुत हार्ड था, इतना हार्ड नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, आप पेपर का मैनेज नहीं कर पाना। तो कम से कम इन चीजों को लिखिए और फिर से स्टार्ट कीजिए कि सर मुझे स्कूल लेक्चर बनना है और मैं बनूंगा। यदि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको कुल मिला के ये लगता है कि मैं, चलिए कोई बात नहीं है, सब लोग कहेंगे कि सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा इस बार, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, सब चीजें आपकी जायज हैं। लेकिन जिस बच्चे को गणित नहीं आती ना, नहीं आएगी भाई उसको। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। और भी बहुत सारा पार्ट है, यदि वो ढंग से मैनेज करता ना तो बिना गणित के भी वो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर बन जाएगा। और मैं ऐसे बच्चों के इंटरव्यू लेके दिखा दूंगा जिनका गणित का प्रश्न एक भी सही नहीं था, लेकिन वो स्कूल लेक्चर बने, 40% के क्राइटेरिया को पार किया। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, संतुलित योजना बनाइए। आपके पास 10 से 11 महीने हैं, सब्जेक्ट आपका जहां से पढ़ रहे थे उसी को पढ़िए। कोचिंग यदि आपको लगता है आवश्यकता है तो कोचिंग कीजिए, वरना आवश्यकता नहीं है। जो पार्ट आपका कमजोर है, जहां लगता है कि सच में कोचिंग की जरूरत है, जैसे फर्स्ट पेपर में मैथ की, इंग्लिश की, या आपको जो लगता है, जिसमें भी लगता है कि मुझे यहाँ हेल्प ले लेनी चाहिए, कोई गलती नहीं है हेल्प लेने में।
कोचिंग बुराई नहीं है, लेकिन कंप्लीट करने के बजाय उस पाठ विशेष को किसी अच्छे एक्सपर्ट से पढ़िए जो पाठ आपको समझा सके और आपको बता सके कि तुम्हें ऐसे पढ़ना है, इस प्रकार से करना है। और ये चीजें मैं नहीं बताता तो भी तुम खुद अपने लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम्हें 1000 वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी अपनी रणनीति बताएगा और लास्ट में कह देगा मेरे वाला ये कोर्स भी आप देख सकते हैं, ये मेरी किताब भी देख सकते हैं। मैं भी कहूंगा, सब कहेंगे, सबके अपने हित जुड़े हुए हैं। अपने हित को पहले आप खुद पहचानिए कि मेरे लिए इस सिचुएशन में बेस्ट डिसीजन यदि ग्रेड फेस्ट हो सकता है तो इस डिसीजन को मैं सही साबित कैसे करूं। अब मैं बात करता हूं, मैंने बता दिया कि आरपीएससी का बदलता हुआ पैटर्न क्या, यूपीएससी की तरफ ये जा रहा है। आज जो पेपर आया है, 1 साल बाद में जो आएगा उसमें थोड़ा बदलाव और देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, उस ट्रेंड को पकड़ना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट तैयार करना है। और आरपीएससी का सबसे बड़ा फायदा होता है एग्जाम पैटर्न को फॉलो करता है। लेवल हार्ड आएगा तो आएगा, लेकिन कम से कम अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरह ये नहीं होगा कि अलग ही आ गया, एक टॉपिक से 4 प्रश्न आ गए, दूसरे से आए नहीं। तो कम से कम इस चीज को फॉलो कीजिए। अब आपको बता दूं क्या क्या पार्ट। आरपीसी स्कूल लेक्चर का पेपर आप सबने दिया, उसमें सबसे पहला पार्ट आपका आया इतिहास कला संस्कृति का। वहां आपके सामने दिक्कत यह आई इससे कि कुछ प्रश्न बहुत हार्ड थे, निश्चित रूप से थे। इसमें इतिहास में भारत का भी था और राजस्थान का भी था, दोनों पार्ट थे। भारत के इतिहास में से 5 प्रश्न या 6 प्रश्न आते हैं आपके, कभी 5 आ जाते हैं, कभी 6 आ जाते हैं। 2 प्रश्न किताबों के थे, बी आर अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, ऐसे बहुत सारी किताबों के प्रश्न पूछे गए तीनों पेपरों में। 4 पेपर 5 पेपर जो भी आपके हुए हैं, 3 मैन मान सकते हैं अपन, समझ रहे हैं आप। वो प्रश्न नॉर्मल थे, आप कर सकते थे, कोई बहुत गंभीर किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। 1857 के विद्रोह पे एक अच्छा प्रश्न आ गया। गुप्त वास्तुकला पे हमेशा अच्छे प्रश्न आते हैं, बट वो भी इजी प्रश्न मानता हूं मैं। राजस्थान के इतिहास से महाराणा कुंभा की कला संस्कृति से रिलेवेंट एक प्रश्न अच्छा आ गया। गोविंद गिरी पे एक अच्छा प्रश्न आ गया, समझ गए। लेकिन वो प्रश्न कितने थे, बहुत ज्यादा नहीं थे वो। यदि तुम जो सही प्रश्न थे जिनको कर सकते थे, तुम वो भी गलत करके आ गए। प्रॉब्लम ये नहीं हुई कि आपको कितने परसेंट नहीं आ रहे थे, प्रॉब्लम ये हुई कि तुम सही ढंग से पेपर तुम्हें जो करना था वो नहीं कर पाए। तो इतना डरने की, भयभीत करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहला पार्ट है, यहां से टोटल 15% आपके आएंगे, यानी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 30 नंबर का है, इस पार्ट को आपको बहुत सीरियसली करना चाहिए। किसी भी बैकग्राउंड से, आप साइंस से हैं चाहे आर्ट्स से हैं, मुझे नहीं लगता कि ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है और पढ़ने वाला बच्चा सब कुछ पढ़ सकता है। अब इसकी कोई कोचिंग करते हैं तो मुझे लगता है कंप्लीट मूर्खता है, मुझे तो लगता नहीं प्रासंगिक है। इस बार भी हमने कोचिंग देखे, आगे कर देंगे लोग, हम अपडेट कर देंगे। बट फिर भी मैं आपको कहूंगा अच्छी टेस्ट किताबें पढ़िए। आरपीसी तो ये चाहती है, फिर भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखो सबसे बढ़िया पार्ट होता है भारतीय इतिहास के जो भी प्रश्न आते हैं, 5 टॉपिक 6 टॉपिक हैं। या तो आप आर्य कंपटीशन या किरण कंपटीशन की फैक्चुअल देख सकते हैं। इनके पीवाईक्यू से भी प्रश्न बाहर नहीं आते। जो आपका 1857 का विद्रोह था वो यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न था। आप बताओ क्या करोगे आप। हम क्या है कि पीवाईक्यू देखते हैं राजस्थान वाले, आप अच्छे लेवल के पीवाईक्यू निकालोगे तो इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न गलत हो ही नहीं सकते। राजस्थान हिस्ट्री के प्रश्न जो आते हैं वो पहले कभी हार्ड आए ही नहीं, अब हार्ड आ रहे हैं क्योंकि यूपीएससी वाले कथन वाले प्रश्न आ रहे हैं। आपको एबीसी कथन चुनना है, बीसी, वो पूरा यूपीएससी पैटर्न लागू कर रहे हैं। तो हमें अभ्यास भी उसी लेवल का करना पड़ेगा। हम जब पीजीबी प्रोग्राम में बच्चों को जोड़ते हैं और उसमें अभ्यास देते हैं तो बच्चे कहते हैं सर बहुत हार्ड पेपर आता है। अरे हार्ड आएगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, तो एक्सरसाइज भी वैसी करो, फिर आपका दिमाग ये बोलने लग जाएगा ये चीजें ऐसी आ सकती है, मेरा आंसर ये होगा। आप अभ्यास नहीं करोगे तो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी। तो कम से कम अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंटेंट की बात यही है, यदि आपके पास जो कंटेंट है आपको लगता है कि उसमें से 2 या 3 प्रश्नों को छोड़ के बाकी सब कुछ आया, तो बदलने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश कीजिए कि वो 2 या 3 प्रश्न जिन टॉपिक से पूछे गए हैं उनके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी जुड़ाइए और उसमें पूरक सामग्री जोड़ के पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आपका पहले से पढ़ा हुआ है, उसमें पॉजिटिविटी है। यह तो है घर की राय, यदि मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। जिस टॉपिक को मुझे लगता है एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत है वहां एफर्ट्स करूंगा, बाकी जो मैटर यदि पर्याप्त है तो मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं। बाकी इसके लिए गाइड के रूप में आप मुझे पूछेंगे, किताब के रूप में तो बेस्ट किताब यही है आरपीसी जहां से प्रश्न बनाएगी। शर्मा पावा जो राजस्थान कॉलेज लेवल पे जो किताब चलती है शर्मा पावा की, राजस्थान के इतिहास के लिए ठीक किताब है, लेकिन कितना पढ़ोगे भाई, इसमें भी अनावश्यक मैटर बहुत है। ठीक है, आरपी व्यास मॉडर्न राजस्थान के लिए बहुत गजब की किताब है, इससे बाहर कभी प्रश्न आता ही नहीं है। आप ये किताबें पढ़ सकते हो।
इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत सारी किताबें होगी, लेकिन वो पढ़ना नहीं है। गुप्त मौर्य काल पढ़ना है आपको, स्वतंत्रता सेनानी पढ़ने, लेकिन उनमें कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है। उनके लिए कोई टेक्स्ट किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली PYQ देखे और जो भी गाइड आप लेके आए, जो मेटेरियल आपके पास था वो इनफ है। फिर भी इसमें यदि कोई गाइड यदि मैं सजेस्ट करूंगा तो मैं PSP की करूंगा। PSP क्यों करूंगा? क्योंकि इस बार अच्छा परफॉर्मेंस था। पप्पू सिंह प्रजापत की एक किताब आई है, वो ठीक है, वो इंडियन हिस्ट्री के पर्सन उससे बाहर आते ही नहीं वैसे ही, ठीक है। और राजस्थान इतिहास क्लास, यदि भी लैंग्वेज आपको हार्ड लगेगी, लेकिन आपको लगता है गाइड के रूप में पढ़ना है और 100% स्कोर करना है, तो आप इस किताब को देख सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास कोई गाइड है, चाहे पवन जी की हो या किसी और की हो, आपको लग रहा है कि ठीक है, मुझे सही लग रही है, मैंने पढ़ा है, उसमें थोड़ा कंटेंट ऐड कर लीजिए और उसी को जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि उसके अलावा भी आपकी सर इसको देख लें क्या, वो देख लें क्या, ये बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। कंटेंट गाइडों का सबका एक जैसा होता है, कोई ज़्यादा डिटेल्ड होती है, कोई कम डिटेल्ड होती है, लेकिन पेपर एग्जाम हॉल में देना ये आपके कंट्रोल में होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अपनी कमियों पे वर्क कीजिए, अपने आप पे कमांड स्थापित स्थापित कीजिए। मार्केट की चीजों में बहने की आवश्यकता नहीं है। तो एक पहला पार्ट है जिस पे आपको फोकस करना है। तो आप कोई भी किताब इनमें से लेके आइए, और विशेष रूप से जैसे कि मान लीजिए हम भी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं, या प्रैक्टिस सेट, कोई भी अच्छा लेवल का प्रैक्टिस सेट जो जारी करता है और उस रियल में मजा आए, जहां पे जैसे यूपीएससी वाले पैटर्न पे एकदम से बना बनाए क्वेश्चन, पूरा टॉपिक कवर हो जाए, वो जरूर करना। चाहे वो हमारा करने, चाहे किसी और का हमसे बेस्ट है तो वो करिए। वो आपको खुद को पहचान करनी है कि सर इनका टेस्ट PYQ बेस्ट मस्त होता है, इनके टेस्ट सीरीज में गंभीरता है, ये खुद मेहनत करते हैं। तो वो कोई भी टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, अवनी या जो भी आपको लगे। नंबर 2, दूसरा पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपका मैथ रीजनिंग का है, गणित वाला पार्ट है, मैथ वाला पार्ट है, ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट है। टोटल 10% आते हैं। पहले हम इसको इग्नोर करते थे, काम भी चल जाता था। इस बार ये गंभीरता, बहस छिड़ गई कि इसको छोड़े बिना आप नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूं, जहां तक पॉसिबल हो आपको प्रयास करना चाहिए। ये पार्ट है, इसमें से मान लीजिए 10% है, 2% रीजनिंग के आते हैं, 8% मैथ और स्टैटिक्स के बच गए। इनमें भी आप कोशिश करके देखना, मेरा मैथ बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बोल रहा हूं, जब मैं RS की मैंने प्रिपरेशन की थी, मैंने इसको निकाला था और मेरी समझ में आने लग गई थी। टीचर यदि अच्छा पकड़ लोगे ना, तो ऐसा नहीं कि मैथ स्टैटिक्स नहीं आएगी। जिनको मैथ आ रही थी वो भी प्रश्न पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। 75 क्वेश्चन में आपको टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि मैं 10% पूरे पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ने भाई। आप ये कोशिश कीजिए कि 2 ये आराम से हो जाएंगे, इनका अभ्यास करोगे तो। और इसमें से कोशिश करो कि 4 प्रश्नों का कंटेंट अच्छे से तैयार कर लो, जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है। और जो मैथ बैकग्राउंड के, पहले कोशिश करना है कि इस पार्ट को जरूर पूरा करना, क्योंकि आपको आगे लेके जाता है। किताब इसकी बहुत सारी, किताबों से कुछ नहीं होता जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है। कोशिश करेंगे किसी अच्छे टीचर से पढ़ लें, चाहे तो ऑनलाइन कोई पार्ट विशेष पढ़ ले, ठीक है, या कोई विवेक सर जैसे कोई ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उन जैसे टीचर से आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर है जो बेस्ट शैली में आपको पढ़ाता है, आपको लगता है टच कर रहा है, समझ में आ रहा है, जो मतलब जीरो लेवल से पढ़ाता है, उसका ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। हम भी पूरा कोर्स भी जारी करते हैं, पर्टिकुलर भी करते हैं। आप हमारा भी ले सकते हैं, हमसे जो बेस्ट है उसका ले सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बोलना नहीं बोलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो बोलना मजबूरी हो जाती है। बाकी ये कभी मत सोचिए कि धीर सिंह सर बोल रहे हैं तो इनका लेना, जो सबसे बेस्ट हो उसको चुनिए। लाइफ में हमेशा सर्वोत्तम को चुनना सीखें यदि आगे बढ़ना है। तो आप कोई भी इस पार्ट विशेष की कोचिंग मेरे अकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हो, ठीक है। और विशेष रूप से प्रैक्टिस करें, पूरे पार्ट की कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन कम से कम ये कोशिश करो कि पूरा नहीं छोड़ूंगा सर, लेकिन कम से कम 4 से 5% तो मैं इस पार्ट में कम से कम खींच के लेके जाऊं। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। बाकी इस पे किताब US शेखावत की आती है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी चली आ रही किताब है, ठीक है। इसके अलावा स्माइल पब्लिकेशन की किताब आती है इसके लिए, वो भी आप देख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी किताब, या इसके अलावा भी कोई बढ़िया किताब जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, रामनिवास मथुरिया जैसी कोई भी, तो वो ले सकता है। बात करते हैं, 10% ये हो गए, 15, 10, 25। उसके बाद आता है साइंस। साइंस वाला पार्ट ऐसा है जो इस बार कुछ पेपरों में बहुत अच्छे लेवल का आया, लेकिन मैंने जब इनके टीचर से बात की तो उन्होंने कहा कि सर NCERT से प्रश्न पूछे हैं और अप्लाइड प्रश्न पूछे हैं। देखो अप्लाइड आ गए तब तो कोई समाधान नहीं है, लेकिन 2%, 5 में से 2% फैक्चुअल भी आए, जो PYQ बेस आए। तो देखो साइंस आप बैकग्राउंड भी नहीं है, तो कोशिश करो कि कम से कम 5 नहीं हो, 2 या 3% हो जाए। तो एक तो इसका PYQ जरूर देखना चाहिए, और एक जो अपनी राजस्थान NCERT की जो बुक्स चलती हैं, जो उनमें जो टॉपिक है
उनको आप देख लो, चाहे वो 7वीं में हो, चाहे 8वीं में हो, चाहे वो 9वीं की 10वीं में हो। इन किताबों में जो भी चैप्टर है ना इनसे रिलेवेंट आपके सिलेबस से, उनको एक बार हल्का सा देख लीजिए, PYQ निकाल लीजिए, इनफ है। यह एक हेमराज सर की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, हेमराज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनकी ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो भी देख लेना। उसमें से 4% तो लगभग 5 में से आए हैं, तो वो भी देख सकते हैं। अन्यथा आप ये मेहनत कर लेना विज्ञान की, और कोई आपको कोचिंग अच्छे नोट्स मिलते हैं तो वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपन 25-30 नंबर का पार्ट हो गया ये, ठीक है। कोशिश करें कि यहां मैं 20% तो अच्छे से कर पाऊं। उसके बाद आता है अपना विज्ञान के बाद राजनीति विज्ञान, पॉलिटी, ठीक है। अब राजनीति विज्ञान की स्थिति, पॉलिटी की जो स्थिति है, राज व्यवस्था जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, सबसे हार्ड पार्ट आजकल आ रहा है। RPC में सब्जेक्ट के पेपर ऐसे आ रहे हैं, जो सब्जेक्ट जिन्होंने पढ़ा उनको ही प्रश्न नहीं आ रहे। तो आप ये उम्मीद करें कि मैं इसमें 5% कर जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी हूं। पॉलिटी के लिए क्या पढ़ें, किताब तो सबसे बेस्ट वही है, इजी लैंग्वेज में, M लक्ष्मीकांत, आप उसको पढ़ लीजिए। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करना है। यूपीएससी के 1-2 साल के पेपर पॉलिटी के, जीके के जरूर निकाल के जाइए, बेहद ज्यादा फायदा होगा आपको। तो बुक्स पढ़ना चाहें तो लक्ष्मीकांत इसमें देखिए आप, ठीक है, लक्ष्मीकांत ठीक है। इससे नहीं आता तो फिर किसी और को भी नहीं आएगा, आप इसके लिए बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, ठीक है। और PYQ मतलब उन पेपरों का जो है वो सेट बार बार निकालिए। और यदि आपको लगता है फिर भी थोड़ा समझना है, तो आप ओम प्रकाश सर जो अपने जुड़े हुए हैं उनकी एक बार क्लासें जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पॉलिटी, और उस लेवल की पढ़ाते हैं यूपीएससी तर्ज पे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। PYQ बेस्ड उनका अभ्यास कर सकते हैं। 5% है, कोशिश करेंगे कम से कम 3 कर दें, 5 होना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से प्रश्न आ जाएंगे। तो M लक्ष्मीकांत देखिए और PYQ यूपीएससी वाले एक बार हल निकालिए। पॉलिटी के बाद जो पार्ट बनता है, बचता है, हो गया इंग्लिश, हो गया गणित, हो गया हिंदी, इंग्लिश है, ठीक है, लैंग्वेज भाषा। अब भाषा में 10 प्रश्न आएंगे आपके, हिंदी से 5 प्रश्न आने हैं और इंग्लिश से भी 5 प्रश्न आने हैं। क्या करें आप हिंदी इंग्लिश में? हिंदी के लिए राजस्थान बोर्ड की जो 9वीं से 12वीं तक की जो व्याकरण चलती है, आप उसको देख लीजिए, ये बेस्ट है, आप इस व्याकरण को निकालिए, लगभग प्रश्न आ जाएंगे। बाकी थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हिंदी जिसकी नहीं है उसको इस पे ध्यान देना चाहिए, छोड़ना नहीं है। पेपर बहुत इजी आता है हिंदी का, सब हार्ड आ जाएगा, बट हिंदी आसान ही आती है। तो कम से कम इस पार्ट को नहीं छोड़ें। तो व्याकरण देख सकते हैं, या राघव प्रकाश या महिया सर की गाइड आती है, लेकिन 5 प्रश्नों के लिए बहुत डिटेल भी नहीं पढ़ सकते, आपको शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए मैंने पहले भी बताई थी, मैं आज भी इसी किताब के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मुझे इसकी बढ़िया किताब कोई लगती नहीं है। BK रस्तोगी आपके पास हो तो इंग्लिश बेस्ट है। फिर भी इंग्लिश जिस बच्चे को नहीं आती है, वो शॉर्ट कोई भी ऑनलाइन कोर्स, जैसे हमने इंग्लिश का हेमंत सिंह सर का जारी किया था, वैसे कोई भी कोर्स आप ले लीजिए। उससे कम से कम प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, डिटरमाइनर्स है, ये कम से कम 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो कोई भी बच्चा सीख सकता है। तो मतलब 5 में से 3% आप कर सकते हो। तो कम से कम ये पार्ट आपको मेरे अकॉर्डिंग कोई पार्ट विशेष किसी भी टीचर विशेष से पढ़ लेना चाहिए, या BK रस्तोगी है, इससे बढ़िया कोई किताब आपको लगती है तो आप पढ़ लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट किताब है, तो इसको आपको फॉलो करना चाहिए। बाकी लास्ट 5 साल के PYQ इसमें निकाल लीजिए और एक्सरसाइज कर लें, या कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले लें, आपकी राय। इंग्लिश के बाद अपन बात करते हैं, आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, विज्ञान हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, भूगोल। अब भूगोल से वैसे सिलेबस का जो विभाजन है उसके अकॉर्डिंग 5 ही प्रश्न आने चाहिए थे, लेकिन इस बार जो कि साइकोलॉजी मैनेजमेंट के 15 आने थे, वो 5% कट के इसमें आ गए। अब आगे क्या अगले साल यही रहता है ये तो कोई नहीं जानता, बट इस बार पर्सन जो आ गए वो क्या आ गए, 8 से 10%, मतलब 1% करंट में ज्यादा आ गया था मेरे अकॉर्डिंग। और ऐसे कुछ हुआ था, मतलब पैटर्न इन्होंने फॉलो नहीं किया। और वैसे RPC को जवाब मांगा जाना चाहिए कि जब आपने जो पैटर्न लागू कर रखा है उस पैटर्न में आपने गलती की तो बच्चा क्यों सबक बोले, आप पे भी दावा होना चाहिए। तो भूगोल के इन्होंने 8 से 10% मेरे अकॉर्डिंग इस बार आए थे, 8 से 10% आए थे। तो राजस्थान ज्योग्राफी का जो पार्ट था वो शायद इस पेपर का सबसे इजी था, जिसको बच्चे कर सकते थे, यही कम से कम सुखद था। तो 10% के लिए सबसे बेस्ट किताब तो हरिमोहन सक्सेना है। और याद रखना ये अपडेट आ चुकी है 41 जिलों के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं। ये बढ़िया किताब हमेशा काम आएगी। इसके अलावा यदि आपको नहीं लगता है कि सर किताब नहीं पढ़ी जाएगी, तो जो गाइड आपने इस बार पढ़ी थी उसी को आप रखिए कंटिन्यू, गाइड चेंज मत कीजिए, चाहे वो धिंदवाल वाली हो, चाहे RBD की हो, या किसी और की भी हो, ठीक है। जो भी आप किताब पढ़ रहे थे आप उसी को फॉलो कीजिए, मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो हरिमोहन सक्सेना
यदि है तो आप बेस्ट है, इसके अलावा जो गाइड थी उसी को कंटिन्यू रखिए, इसको चेंज मत कीजिए। ये 8 से 10% आपके यहाँ से ही आते हैं और या वो गाइड जो है वो कवर कर देंगे, बस पीवाई क्यू आप निकालते रहिए। भूगोल के बाद ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, साइंस होगी, साइकोलॉजी मैनेजमेंट। ठीक है, साइकोलॉजी मैनेजमेंट में इन्होंने इस बार बड़ा गंदा काम किया। आप कह दो कि सर आप, मेरा तो खैर क्या है, आईसीटी पेडागोजी आ जाती है, टोटल 25 मतलब 15% तो हो ही गए, 10% वहां भी वेटेज कम हो गया। खैर साइकोलॉजी के इन्होंने सिर्फ 5% पूछे, जो 4% पूछे, 4 से 5 मतलब, लेकिन अमूमन जो होना चाहिए था वो क्या था कि वो जो ज्योग्राफी में 5% आए थे ना, वो यहां से कट गए इन लोगों ने। अब क्यों किए, किस आधार पे किए, राम जाने, बट जो भी है। तो ये 4 से 5% साइकोलॉजी के आते हैं। तो आप साइकोलॉजी में सर क्या पढ़ें, तो मैं तो ये कहूंगा कि मेरी किताब पढ़ो, मैं किसी दूसरी किताब क्यों करूंगा। हाँ, यद्यपि उसका कुछ पार्ट शॉर्ट पढ़ा जा सकता है, जैसे अब मैं इसमें बता सकता हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान में केवल इतना ही पार्ट पढ़ना है, विकास में इतना ही पढ़ना है, किशोरावस्था ही पढ़नी है, अधिगम में तो पूरा ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बाकी ट्रांस ऑफ लर्निंग को छोड़ दें, मतलब थोड़ा सा अपने को माइंड में शॉर्ट करना पड़ेगा। बाकी ये 5% आपके हो जाएंगे यदि लेवल अच्छा आया था, लेकिन यदि आपने गहराई से पढ़ा है तो प्रश्न गलत नहीं होते हैं। तो वो तो मैं तो ये राय दूंगा उन्हीं पढ़ें, दोनों के लिए ही, मैनेजमेंट के लिए भी, क्योंकि मैनेजमेंट की भी जो अपनी किताब थी उससे बाहर कोई प्रश्न आया नहीं था। मैनेजमेंट का पेपर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन फिर भी वही चीज़ें थी। आरटी 2009 को बहुत डिटेल से पढ़ना था। ठीक है, निरीक्षण पर्यवेक्षण में प्रश्न आ गया, प्रबंधन के सिद्धांत पे प्रश्न आ गया, डाइट पे और उस पर आरबीएससी बोर्ड पे प्रश्न आ गया, आईएससी प्रश्न आ गया, तो वही बिंदु दीक्षा पे प्रश्न आ गया। तो घुमा फिरा के प्रश्न वही पूछे गए जिन टॉपिक से आने थे। बस ये कि वेटेज कम होने से थोड़ा सा बच्चों को नुकसान हुआ, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। और किताब चाहे तो आप अवनी की पढ़ लें, या बेस्ट जो भी आप, इससे बड़ी आपको किताब लगती है तो आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। आपको जो बढ़िया लगनी चाहिए कि सर वो बढ़िया है तो आप पढ़ लीजिए। बाकी इसका लेटेस्ट अपडेट वर्जन भी आ जाएगा, साइकोलॉजी मैनेजमेट दोनों को मिला के भी निकाल सकते हैं, और जो ऑलरेडी अपनी चली आ रही थी आईसीटी पेडागोजी के साथ, वो भी मैं जल्दी निकाल दूंगा। इसका कोर्स भी नया लॉन्च कर दिया जाएगा अगस्त फर्स्ट वीक में, साइकोलॉजी का भी और मैनेजमेंट का भी और आईसीटी पेडागोजी का भी। कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बाकी पर्सन बाहर तो कुछ आया नहीं, बट फिर भी आईसीटी पेडागोजी में कुछ चीज़ें अपने को चेंज करने हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये 10% है, या इस बार हो सकता है 15 आ जाए, जो भी आए, जो भी स्थिति है, अपने को तो पढ़ना है इसको। तो इसके लिए अवनी देख लीजिए। और लास्ट में बचता है आपका करंट। करंट का जो पार्ट है आपका, इसने सबसे बड़ा धोखा दिया इस बार, और यहां धोखा मिलने से बच्चा बड़ा हताश हो गया, क्योंकि उसे लगा था कि 10 में से 6-7% मेरे सही हो जाएंगे। और करंट जो इन्होंने पूछा, कंप्लीट यूपीएससी पैटर्न पे, जो योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन में आता है ना, वो सेम चीजें पूछे इन्होंने। तो इन्होंने जो इरादा दर्शाया था वो वेबसाइट से प्रश्न आए। तो वेबसाइट तैयार की जा सकती है क्या, और विशेष बात है कि जो करंट पूछा गया वो लास्ट के 6 महीने में, और वो भी जैसे कि मान लीजिए मार्च अप्रैल पे ज्यादा फोकस किया। तो ये आपको थोड़ा सा फोकस ये दिमाग में रखना है कि एग्जाम से जो 2 महीने पहले का जो टाइम है, स्पेशली 3 महीने जो बचते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट के लिए। तो सर क्या अभी करंट पढ़ना चाहिए क्या, यदि आप और एग्जाम देते हैं तो करंट को अभी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं ये राय दूंगा कि आपकी मई में एग्जाम है, तो आप मान के चलिए कि आप जनवरी से स्टार्ट कीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और यहीं से प्रश्न आएंगे, क्योंकि बजट आ चुका होगा, नई योजनाएं आ चुकी होंगी, परमाणु ऊर्जा, नवीनीकरणीय ऊर्जा, खेल स्पोर्ट्स, पुरस्कार, ये सब जनवरी फरवरी मार्च में दिए जाएंगे। तो इनको लेटेस्ट कोई आपको तैयार करना चाहिए, बाकी आपको तैयार नहीं करना। तो मेरी तो ईमानदारी वाली राय तो ये, बाकी पढ़ने को आप पढ़ सकते हो, अभी कोई पढ़ने का मेरे को लगता नहीं कोई सार है। यदि बीच में कोई एग्जाम देते हो तो आप करिए, वरना मत कीजिए। तो उस समय का करंट तैयार करना और वेबसाइट से तैयार करना। मैंने जो आपको लास्ट में पेज शेयर किए थे, वो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स थी, चाहे वो प्रेस ब्यूरो हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के दौरों की प्रेस रिपोर्ट हो, ये सब मैंने, कौन भारत आया कौन नहीं आया, परमाणु ऊर्जा पे संसद में क्या रिपोर्ट पेश की गई, उनसे प्रश्न पूछे गए। एज इट इज संसद के प्रश्नों से प्रश्न पूछे गए, और ये यूपीएससी का पैटर्न है। तो एक तो तरीका है कि सर आप मैगजीन तो सब फेल हो गई, मूवमल क्रोनोलॉजी प्रश्न ही नहीं आए, सब फेल हो गई ग्रेड फर्स्ट में। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने की जरूरत है कि मेहनत वहां करनी पड़ेगी। यद्यपि कोशिश हम भी अपने लेवल पे करते हैं कि आपको कुछ कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएं, वो तो मुझे लास्ट में पता चला, और लेटर के आधार पर फिर मैंने वो रिपोर्ट्स तैयार करके, लेकिन वो भी मैं पूरी रिपोर्ट्स तैयार नहीं कर पाया। बाकी जो भी प्रश्न पूछे गए ना, एज इट इज वहीं से पूछे गए, जो आंकड़े पूछे गए, जो सम्मेलन पूछे गए, सब कुछ वहीं से पूछा गया।
तो वो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मैं फिलहाल ये नहीं कहूंगा कि ग्रेड फर्स्ट के बच्चों को करंट के लिए किसी मैगजीन विशेष पे जाना चाहिए। एपी मोमल है, क्रोनोलॉजी है, विनोद स्वामी है, इन सब की किताबें बढ़िया हैं, लेकिन वो अब आया ही नहीं, इसलिए अब आपको थोड़ा सा मेहनत खुद अपने लेवल पे करनी पड़ेगी। वेबसाइट से डाटा तैयार करना पड़ेगा, राजस्थान की जो योजनाएं हैं वो सुजस बेस पे तैयार करनी पड़ेंगी। तो इस पार्ट को एक बार आप इग्नोर कीजिए, या आप जो साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स जो पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए। लास्ट में अपन इस पे जनवरी पे जब वीडियो बनाऊंगा मैं, तो दोबारा से आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं भी आपके लिए इस पे कंटेंट पे काम करूं, क्योंकि इस बार भी किया था तो उस समय भी कर लेंगे। तो ये पूरा पैटर्न है आपका, 75 क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है। और टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए मेरी आपकी अभी से राय है, जो ग्रेड फर्स्ट को सीरियसली करना चाहते हैं वो टाइमर लगा के पेपर का अभ्यास करें और देखिए कि आप कितने परसेंट कर पा रहे हैं। पूरे परसेंट नहीं कर पाएंगे अपन, लेकिन अपन ये कोशिश करें कि ये पार्ट मैंने बहुत स्ट्रांगली तैयार किया, तो कम से कम इसमें गलतियां नहीं। अपनी गलतियों पे काम कीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। आप बहुत नजदीक जाके हारे हैं तो आपको ये रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, इसी पे दोबारा से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट देके जाएगा। वैकेंसियों की संख्या आप कह सकते हैं कि सर कम है, बढ़ जाएगी, कोई नहीं जानता है, हो सकता है सरकार अगले साल फिर नई वैकेंसी निकाल दे। जो अपियरिंग वाले बच्चे वो कहेंगे सर हमें तो फिर भी शामिल नहीं हो पाएंगे। देखो हर साल ये भर्तियां निकालेंगे, सरकार जाते जाते और खूब सारी भर्तियां निकालेगी। आप ये चिंतित नहीं हो कि हमें मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैं फिर कहता हूं, बार बार मौका क्यों देते हो अपने आप को, और कब तक दोगे मौका? एक ही मौका लीजिए ना, उसको अच्छे से करिए ना, उसमें देखिए ना कि मैं क्या बेटर दे सकता हूं, उसमें देखिए ना कि किस पार्ट में मुझे एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। तो ये जो ग्रेड फर्स्ट के अभ्यर्थी हैं उनको एक छोटा सा मैसेज मेरा लास्ट में यही है कि मैंने अपने हिसाब से बता दी हैं किताबें वगैरह, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, यदि कंटेंट आपके पास है, ठीक लग रहा है, उसी में अपडेट कीजिए, एक्सरसाइज ज्यादा कीजिए, अपनी कमियों पे वर्क कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ फिर से खड़े होइए कि हार हुई जरूर है, लेकिन वादा अपने आप से है कि लौटेंगे और जोरदार तरीके से लौटेंगे। सब्जेक्ट को उसी लेवल पे तैयार करते रहिए। आईसीटी पेडागोजी सब्जेक्ट के साथ जो आता है उसका थोड़ा और अपडेट कंटेंट मैं आपको दूंगा बढ़िया तरीके से, ताकि आपको वैसे प्रॉब्लम आई नहीं होगी कहीं भी। लगभग 99-95% अपना रिजल्ट रहता है, वो इस बार भी रहा है। फिर भी कोशिश करूंगा थोड़ा और इम्प्रूव कर दें, और कोर्सेज वगैरह अगस्त फर्स्ट वीक में जीके के प्लस सबके स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं इसमें आपके कहूंगा कि अपने आप को चुनिएगा, आपको क्या बेटर लगता है, कहाँ चीजें बेहतर हो सकती हैं, उसके आधार पे आप आगे बढ़िए। ये सबसे बेस्ट ट्राई है। लेकिन स्कूल लेक्चरर फिर भी मैं कहता हूँ और उससे ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर को साथ लेके चल सकते हैं, सेंटर की भर्ती को लेके चल सकते हैं। बस फर्स्ट पेपर को मैनेज कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इसकी तैयारी का। बाकी और बीच में अपन कोई सेशन ले लेंगे, चर्चा कर लेंगे। अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग, बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग आरपीएससी यही चाहती है कि अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है, उनसे अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है, एक्सरसाइज बार बार कीजिए, वेबसाइट्स को देखते रहिए। ये आरपीएससी आपसे चाहती है, और ये मैंने एक लेटर के माध्यम से आपको पहले ही शेयर कर दिया था कि आरपीएससी का बदलता हुआ पैटर्न क्या दिखाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एकदम अलग होता है, आरपीएससी का एकदम अलग होता है, दोनों को मिलाइएगा मत, बहुत डिफरेंट है, दिन रात का फर्क है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी समस्याएं, शंकाएं जो आपके दिमाग में उठ रही थी वो खत्म हो जाएंगी और आप एक नए उत्साह के साथ फिर से लग जाएंगे। धन्यवाद।